नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार भी साथ जुड़े हुए हैं। शो की हम शुरुआत कर रहे हैं दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से, जो कि 6 दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और लोकतंत्र से जुड़े हर सवाल पर उनकी साफ राय होती है। उनसे खास बातचीत की है एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने, जहां उन्होंने पक्ष विपक्ष की सीमाएं गिनाई हैं। अफसोस जताया है कि बीते दिनों संसद में निजी हमले ज्यादा हुए और काम कम हुआ। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन राजनीतिक मुद्दे भले ही चल जाएं, लेकिन मुख्य मुद्दों पर लौटना जरूरी है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान इस देश में पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप उसको डिकोड करते हैं, आपसे समझते हैं लोग। किसी एक्सट्रीम पर चले जाना, पॉलिटिक्स का इंडिविजुअलाइजेशन कर देना कि व्यक्तिगत अटैक करेंगे हम और इशू उसमें गायब हो जाएगा। क्या आपको लगता है रूलिंग पार्टी ने क्या किया कि तुम नॉन इशू रेज कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको रिस्पॉन्ड क्या करूं, तुमसे डायलॉग क्या करूं? क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया नॉन इशू को, और जब आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो खेलेगा तो मोदी ही। बात ऐसी है कि इश्यूज पर्सनलाइज भी हो गए और कोई अच्छे इम्पोर्टेंट इश्यूज को नज़रअंदाज भी किए हुए। सदन में किस इशू के लिए ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, इस बारे में हम लोग सोचते थे। तो मैं आज देशवासियों के सामने क्या समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ राज्यों में, और ऐसी कई समस्या है। ठीक है, 1-2 दिन पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, मगर ये मेजर इशू जो आम जनता को तकलीफ दे रहे, वो नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। और पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का काम जब होता है तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसकी सोच हम लोगों में आने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो फिर क्या ये कहना सही होगा कि दूसरे जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं उसको नहीं उठाने का ज्यादा दोष कांग्रेस पार्टी का है? नहीं, बात ऐसी है, किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अकेले कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं थी, लेफ्ट थे, बाकी पार्टी थी। सब लोगों ने मिलकर जो मेजर इश्यूज है वो थोड़ा दूर करके दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज उन्होंने ज़्यादा वहाँ रेज किए, और इससे आम जनता को जो समस्या है, ये समस्या के इश्यूज थोड़े दूर हो गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार ने हिंडनबर्ग को लेकर कहा कि जेपीसी की मांग गैर जरूरी है, क्योंकि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे ज़्यादा सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होती तो पक्ष में फेवर उनके पक्ष में आएगा, जिससे सच सामने नहीं आ सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी जो है उसकी जांच से सच सामने आने की संभावना ज़्यादा है। ये भी सुनिए। एक विदेशी शॉर्ट सेलर बाजार में पैसा कमाने के लिए एक रिपोर्ट लेकर के आता है और इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और उसको हम देश का सबसे बड़ा मुद्दा मान लेते हैं, बिना ये देखे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर उसका क्या असर पड़ता है। एक मांग रखी थी, मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच या जेपीसी की जांच। सुप्रीम कोर्ट की जांच अब हो रही है, फिर जेपीसी का क्या तुक है? ये बात ऐसी है कि जो आपने कहा, कोई एक विदेशी फर्म या इंडिविजुअल उन्होंने कुछ बयान दे दिया, इस बयान से देश में हंगामा हो गया। ऐसे बयान इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिए थे, कुछ दिन हाउस में हंगामा भी हुआ था, मगर इस समय आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट उसको इम्पोर्टेंस दिया गया। और ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इश्यूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत
देश की ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमिक, इसको कितनी चीज़ें पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ टारगेट किया गया इससे लगता है। जांच होने के लिए, करने के लिए दीवान समझो, मगर ये दीवान हो गई तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने कमिटी अपॉइंट की, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ऐसे लोगों की टीम की, उनको गाइडलाइन दे दी, समय दे दिया और कहा गया कि आप इसकी जांच करो, हमारे सामने रिपोर्ट हो। दूसरी तरफ अपोजिशन की मांग थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करो। पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की, समझो, तो आज पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी की। ये डिमांड किसके खिलाफ थी? रूलिंग पार्टी के खिलाफ थी। रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो डिमांड है, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी अपॉइंट करेंगे, इसमें रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, तो सच्चाई कहाँ तक कैसे सामने आएगी, इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, वो जांच करते थे तो शायद ज़्यादा सच्चाई देश के सामने आती थी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का अनाउंस करने के बाद जेपीसी इसका इम्पोर्टेंस रहा नहीं, इसकी आवश्यकता रही नहीं। शरद पवार ने कई और मसलों पर भी बात की है। विपक्षी एकता को लेकर उनकी क्या राय है, कांग्रेस को साथ लेने पर उनका क्या कहना है, ये सब हम आपको खास बातचीत अहम मुद्दों पर दिखाएंगे रात 8 बजे, जरूर देखिएगा। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। मामला 6000 के पार है और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। इस बीच जो मामले में तेजी आ रही वो ओमिक्रॉन के सब लीनिएज XBB.1.16 की वजह से आ रही है, लेकिन सरकार ने कहा कि ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं, लेकिन राज्यों को और लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में उनके राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया और सुझाव भी दिए। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय नहीं फैलाना है। बैठक में राज्यों से आग्रह किया गया कि 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर समीक्षा बैठक भी करें और सुनिश्चित करें कि सब ठीक ठाक है। साथ ही इस बैठक में सुझाव के तौर पर कहा गया कि राज्य ILI और सारी के मरीजों को लेकर बन रहे हॉटस्पॉट्स की पहचान करें, टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में करें और पॉजिटिव सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। चिंता इस बात को लेकर जताई गई कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग कम हो रही है, लिहाजा RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं। ओमिक्रॉन और इसके सब लीनिएज की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। XBB.1.16 जहां फरवरी में 21.06% सैंपल में देखा गया, मार्च में बढ़कर 35.8% सैंपल हो गया। इसकी वजह से अब तक अस्पतालों में न तो दाखिला बढ़ा है और न ही मरने वालों की तादाद। जोर टीकाकरण को बढ़ाने पर भी दिया गया। कोरोना को लेकर अब मामले जो है अचानक बढ़ने शुरू हुए हैं, तो आपसे बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट ये समझना चाहते हैं, क्या ये किसी लहर की दस्तक है? मुझे नहीं लगता कि जो फिलहाल मामले बढ़ रहे हैं उनको हम एक लहर के रूप में देखें। उसकी वजह है कि किसी भी कोविड-19 की लहर को आने के में 2 चीजों को देखना होता है। एक तो मामले बढ़े और साथ में उसकी वजह से होने वाली मॉडरेट टू सीवियर इलनेस भी बढ़े। फिलहाल जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है XBB.1.16, उसकी वजह से संक्रमण की दर में तो थोड़ा तेजी आई है, लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेसेस होती है जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो इतना नहीं बढ़ा है। वायरस के लिए आकार, प्रकार और व्यवहार बदलना बहुत आम है, लिहाजा आशंकाओं के बीच की ये तैयारी है। मुस्तैद रहेंगे तो महामारी से मुकाबला करना
आसान होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त ने बठिंडा में सभी सिख संगठनों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अकाल तख्त भगौड़े अमृतपाल का समर्थन नहीं कर रहा है और अपील भी की है अमृतपाल से कि पुलिस के सामने वो सरेंडर करे। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिखों के सबसे बड़े संगठन अकाल तख्त को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को अकाल तख्त अपने सामने सरेंडर कराएगा, फिर बातचीत के बाद पुलिस को सौंप देगा। लेकिन अकाल तख्त ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अकाल तख्त ने भटिंडा में एसजीपीसी और सभी सिख संगठनों की बैठक बुलाई और कुछ बड़े फैसले किए। अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के लिए पुलिस से मध्यस्थता नहीं करेगा। उसने अपील की कि अमृतपाल को भागने की बजाय सरेंडर करना चाहिए। अमृतपाल की अपील ना मानते हुए सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। सरकार से अपील की कि अमृतपाल के सहयोगियों पर लगा एनएसए हटाया जाए। जिन पंजाबी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उन्हें अनब्लॉक किया जाए। राष्ट्रीय मीडिया सिखों से जुड़े मुद्दे पर संयमित रिपोर्टिंग करे। साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, आपने अपील भी की थी। देखिए, मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। अकाल तख्त के सरबत खालसा न बुलाने के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल अमृतपाल ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीडियो जारी कर सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त से सबसे बड़ी धार्मिक बैठक सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी। अब तो ये राहत की बात है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि बैसाखी में क्या होगा। अमृतसर में क्या अमृतपाल की कॉल पर आम पंजाबी, आम सिख पहुंचेंगे अमृतसर? क्योंकि बैसाखी में वैसे भी जो सिख या गैर सिख लोग भी हैं पंजाब में, वो गुरुद्वारों जाते हैं, लेकिन क्या वो खुले तौर पर समर्थन करेंगे अमृतपाल का, जो कि अब तक नहीं दिखा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑनलाइन गेम्स पर नए नियम। प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने नए नियमों की जो घोषणा की। आखिर ये नए नियम कहते क्या हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों और दिग्गजों के इन विज्ञापनों को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े करते रहे हैं। सरकार ने ऐसे गेमिंग ऐप पर नए नियम तय किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाने का बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल ऐलान किया था कि गेमर्स को उसकी सालाना कमाई का 30% टैक्स के तौर पर देना होगा। बेटिंग एक तरह से आज से बंद, और जो इलीगल बेटिंग कर रहे थे वो सभी साइट आज से इंडिया में उसका रहना इलीगल होगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रूल्स के दो मकसद हैं, हमारे डिजिटल नागरिक को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम इलीगल बेटिंग, और दूसरी ओर हमारे डिजिटल नागरिक में जो युवा शक्ति और युवा स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स में ऑनलाइन गेमिंग में, उनको एक तरह से प्रोत्साहन। पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ साथ गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा और सलाह मशवरे के बाद इन नए नियमों को अंतिम रूप दिया है। सरकार की मंशा ऑनलाइन गेमिंग में किसी भी तरह की सट्टेबाजी और जुएबाजी को रोकने की है। मंत्रालय का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, लेकिन इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के दौरान ये बेहद जरूरी है कि इसके दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाए। सरकार के इस ऐलान का सीधा मतलब है कि अब इसके जरिए सट्टेबाजी नहीं हो सकेगी। खबरों के मुताबिक अब रियल मनी पर वेजरिंग यानी सट्टेबाजी नहीं की जा सकेगी। ये खासकर उन गेम्स पर लागू होंगे जहां गेमर्स पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। इससे क्या होगा कि बोर्ड को भी फायदा है, रेवेन्यू जनरेट होगा, एक क्लियरिटी हो गई है उसके बारे में कि भाई क्या है, क्या चीज़ लीगल है।
प्लेयर्स को भी फ़ायदा है, फैंस को भी फ़ायदा है, और अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड बैटिंग, तो बहुत बढ़िया है। सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों के जरिए इन पर नजर रखी जा सकेगी, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स पर इसका क्या असर हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स दो तरह के होते हैं, गेम्स ऑफ चांस और गेम्स ऑफ स्किल, यानी हुनर का गेम। इसमें गेम्स ऑफ स्किल को वैध माना जाएगा, जबकि गेम्स ऑफ चांस को जुए के तौर पर देखा जाएगा और अवैध माना जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट को वैध माना जाएगा क्योंकि इसमें लोग खिलाड़ियों के रियल वर्ल्ड प्रदर्शन के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। इसे स्किल और हुनर मानकर वैध करार दिया गया है। इसमें गेमर्स मैच या घटनाओं पर पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए इसे जुआ नहीं माना गया है। देखिए, सब लोग सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी अनऑर्गेनाइज ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। तो जब ये लीगलाइज हो गया और अब जब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गई और गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें पूरी तरह से आ गया, तो वो भी पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्रिकेटर्स जुड़ेंगे, और ज़्यादा फिर इसमें इसकी एक वैल्यू क्रिएशन होगी, और फिर ज़्यादा फैंस जुड़ेंगे तो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। खासकर इन्हीं नियमों के आधार पर ऑनलाइन गेम्स चल सकेंगे, लेकिन सरकार के निर्देश के मुताबिक इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेटिंग और गैम्बलिंग यानी जुआ और सट्टेबाजी को कहीं से बढ़ावा नहीं मिल सके। ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट को लेकर सरकार ने जो नियमों में बदलाव किए हैं, उसके दूरगामी असर हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को इससे सालाना हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। यानी ई स्पोर्ट को लेकर सरकार, आम आदमी और खिलाड़ियों के लिए फिलहाल ये एक विन विन सिचुएशन नजर आती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली से मुझे और मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज को दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।